हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग सीटेट के एक नए टॉपिक जिसका नाम है विद्यालय प्रभावशीलता। जैसे विद्यालय प्रभावशीलता में आरटीई 2009 का क्या स्थान है और विद्यालय की किस तरह से प्रभावशीलता होती है कि किस किस कारणों से विद्यालय की प्रभावशीलता अच्छी बेहतर तरीके से होती है, विद्यालय का कार्यभार कैसे किस किन रूपों में चलता है, ये सारी जानकारी हम इस क्लास में लेंगे। कि जो विद्यालय की प्रभावशीलता है, जो स्क्रीन पे आपको हेडिंग दिख रही होगी, इसके माध्यम से हम जानेंगे कि क्या किस तरह से विद्यालय प्रभावशीलता में आरटीई 2009 का क्या स्थान रहा और किस तरीके से वो काम करने के बारे में सोच रहा था और उसने काम किया भी। क्योंकि ये जो सीटेट का जो आप पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, आप देखते होंगे कि आरटीई 2009 से कितने सारे प्रश्न आते हैं, बहुत सारे प्रश्न आते हैं। उसको लेके किसके रिलेटेड प्रश्न आते हैं? विद्यालय से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। तो विद्यालय में किस किस तरह से व्यवस्थाएं चल रही हैं, वो बातें आज होंगी। इसके लिए सबसे पहले जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सबसे पहले भैया सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने पासवर्ड काहे भर रखते हैं भाई, लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग वीडियो को देखेंगे। टेट का उनका सीटेट का जो पेपर है बहुत पास है, उनको लाभ मिल जाए। आपका शायद सेकंड बैच में हो, थर्ड बैच में हो, फोर्थ बैच में हो, लेकिन जिनका पहले है, अगर वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आप जानते हैं तो उनका पेपर है तो उनको वीडियो फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, जिससे वो भी देख लें। और लास्ट मोमेंट में अगर उनको कुछ नंबर मिल जाते हैं, एक दो वीडियो से ही अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं, तो क्या जा रहा है, वो पास हो जाएंगे। तो फिर आप लोगों का फिर भला करेंगे भाई, समाज का भला करेंगे। अब बात करते हैं विद्यालय प्रभावशीलता का। विद्यालय प्रभावशीलता होती क्या है? तो विद्यालय में किस किस तरह की गतिविधियां होती हैं, विद्यालय को चलाने के लिए किस किस तरह के शिक्षा का विधान किया गया है, यही सारी चीज़ें ये विद्यालय प्रभावशीलता के अंतर्गत आती हैं। जैसे कहा जाए यहाँ पे विद्यालय प्रभावशीलता विद्यालय प्रभावशीलता को हम शिक्षा के स्तर पर 3 रूपों में बांटते हैं। शिक्षा के स्तर पर हम 3 रूपों में बांटते हैं। कौन कौन से रूप हैं वो आप बताइए। एग्जाम में यही पूछ ले कि ये तीनों स्तर, चाहे तीनों भाग, इनके क्या क्या होते हैं विद्यालय प्रभावशीलता के, तो शिक्षा के रूप में तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहले कहते हैं ना, एक हमारे लिए औपचारिक शिक्षा का विधान होता है। कैसा? औपचारिक शिक्षा। दूसरे प्रकार की शिक्षा क्या कहलाती है? जल्दी बताइए। अनौपचारिक। और जो तीसरे प्रकार की शिक्षा कहलाती है वो क्या कहलाती है भाई? आप लोग पढ़े हैं, निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा क्या कहलाती है, औपचारिक शिक्षा क्या कहलाती है? और बस प्रश्न पूछ दे कि हम मंदिर के सामने बैठ के पढ़ रहे थे, चाहे मंदिर में बैठ के पढ़ रहे थे, चाहे घर परिवार में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, ये किस प्रकार की शिक्षा का विधान किया गया है इसमें? आप कौन सा इसमें से उत्तर देंगे? जल्दी बताइए। आपको जो उत्तर सही लगेगा वही उत्तर देना है ना। तो उससे पहले इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा चर्चा कर ले रहे हैं कि औपचारिक शिक्षा कहाँ ली जाती है। औपचारिक शिक्षा कहाँ ली जाती है? आप विद्यालय गए हैं? जब विद्यालय में जाते हैं और विद्यालय में पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई खत्म जब आपकी हो जाती है तो एक प्रमाण पत्र मिलता है बाकायदे, और आप उस विद्यालय में क्या करते हैं? शिक्षक के साथ आमने सामने बैठ के, शिक्षक के सामने आमने सामने बैठ के आपके बीच जो अंतःक्रिया होती है उसे औपचारिक शिक्षा कहा जाता है। यानी औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत सब कुछ निश्चित होता है। एक विद्यालय निश्चित होता है, एक कक्षा निश्चित होती है, एक समय निश्चित होता है, एक शिक्षक अलाउ किया गया रहता है आपको पढ़ाने के लिए, वो प्रत्यक्ष रूप से आपको पढ़ाता है और आप अपने प्रश्नों को पूछते हैं और शिक्षक तुरंत उसका जवाब देता है। यानी सारी कुछ निश्चित होता है और आपकी पढ़ाई जब समाप्त होती है तो आपको एक प्रमाण पत्र मिलता है, वही आपका क्या कहलाता है?
औपचारिक शिक्षा, यानी औपचारिक शिक्षा हम कहाँ लेंगे भाई, विद्यालय के अंतर्गत ही हम औपचारिक शिक्षा लेते हैं, विद्यालय में ही औपचारिक शिक्षा हम लेते हैं। अगर कहा जाए कि हम स्कूल जाते हैं और स्कूल में पढ़ते हैं, ये किस प्रकार की शिक्षा का विधान किया गया है, तो इन तीनों में से कौन सा कहेंगे, कहेंगे हम औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत ही हम विद्यालय जाते हैं, विद्यालय पढ़ते हैं, विद्यालय से घर आते हैं, फिर अगले दिन जो भी क्रियाकलाप करना रहता है उसी के अनुसार हम पढ़ते लिखते समझते एग्जाम देते हैं और पढ़ के पास होते हैं। ठीक, तो वो किस प्रकार की शिक्षा कहलाती है, औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा क्या कहलाती है भाई, अनौपचारिक शिक्षा क्या कहलाती है, ये शिक्षा जो अनौपचारिक शिक्षा जो होती है, हम ये घर परिवार पास पड़ोस समाज में जो शिक्षा लेते हैं, यानी पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन जो हम अपने संस्कार सीखते हैं, हम अपने व्यवहार सीखते हैं, हम अपने आचरण सीखते हैं, हम अपने अनुशासन सीखते हैं, हम अपने कल्चर को लेके चलते हैं, वो किस प्रकार की शिक्षा कहलाती है, ये अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। और इस शिक्षा में किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र की व्यवस्था नहीं की गई है। इसमें कहा जाता है कि ये बंदा बहुत होशियार है, इसमें पढ़ा लिखा भी व्यक्ति आता है और अनपढ़ भी व्यक्ति आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो विद्यालय में जाते हैं और पढ़े लिखे होते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए है। ये चीज़ें अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत पढ़े लिखे भी लोग आते हैं और अनपढ़ लोग भी आते हैं, लेकिन ये चीज़ें समाज से कितने अच्छे ढंग से जुड़े होते हैं और समाज से क्या सीखते हैं और समाज में कितने बेहतर ढंग से अपना समायोजन करते हैं, ये अनौपचारिक शिक्षा हमको बताती है। यानी हम कह सकते हैं घर में, समाज में, पास पड़ोस में, पास पड़ोस आदि, यानी इसके लिए हम किसी सर्टिफिकेट हमको नहीं मिलता है, हम बस सामाजिकता सीखते हैं, नैतिकता सीखते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, अनौपचारिक। अब बात करते हैं निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है भाई, निरौपचारिक शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसमें ना तो समय निश्चित होता है, ना तो विद्यालय निश्चित होता है और ना तो शिक्षक निश्चित होते हैं। इसमें दूरस्थ विधि, यानी हम अपने प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एक फॉर्म भरते हैं, अपने ही पढ़ते हैं और एक संस्था होती है वो एग्ज़ाम कराती है। एग्ज़ाम कराने के बाद आप खुद जाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और पास होते हैं, और संस्था क्या करती है, आपको वो डिग्री प्रदान कर देती है और आप उसके माध्यम से निरौपचारिक शिक्षा के माध्यम से आपके पास भी एक प्रमाण पत्र हो जाता है। इसमें क्या करना होता है, निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत हमको खुद पढ़ना होता है, हमको खुद समझना होता है, हम ही को खुद परीक्षा देना होता है। इसमें हमको किसी विद्यालय की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ती है। हमको बस अपनी पाठ्य सामग्री के अंतर्गत ही, पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से ही हम अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, उस संस्थान में एडमिशन ले लेते हैं। बस एडमिशन की प्रक्रिया होती है, एडमिशन लेने के बाद अपने ही पढ़ना लिखना समझना सब कुछ अपने ही होता है। बस वो संस्थान क्या करती है, प्रमाण पत्र प्राप्त कर देती है। जैसे आप राजश्री टंडन को उठा के देख लीजिए, कुछ उसके कोर्स हैं जो रेगुलर मोड में हैं, लेकिन बहुत सारे उसके कोर्स हैं जो दूरस्थ विधि से। इग्नू के सारे कोर्सेज देख लीजिए, उसके कुछ ही कोर्सेज जो हैं रेगुलर मोड में हैं, बाकी सारे दूरस्थ विधि से। ओपन स्कूल कहते हैं, ओपन यूनिवर्सिटी कहते हैं, ये सारी क्या हैं, इनके माध्यम से ही हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और इनमें कोई पढ़ने लिखने की उम्र नहीं होती है, आप जब चाहें तब चाहें आप इसमें एडमिशन करके आप साक्षर बन सकते हैं। तो इसमें कहा जाए ओपन स्कूल, OPEN, ओपन SCHOO, ओपन स्कूल, ओपन यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक, जिसके अंतर्गत आप राजश्री टंडन को ले सकते हैं, इग्नू को ले सकते हैं। बहुत सारे संस्थान हैं जो करस्पॉन्डिंग माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से आपको शिक्षा प्रदान करते हैं और एक प्रमाण पत्र की व्यवस्था की जाती है। जैसे औपचारिक शिक्षा में आपकी शिक्षा खत्म हो जाती है और तब आपको प्रमाण पत्र मिलता है, ठीक उसी तरह निरौपचारिक शिक्षा भी समाप्त होती है तो आपको प्रमाण पत्र की व्यवस्था की गई है। लेकिन इसमें कोई निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित शिक्षक की व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन औपचारिक शिक्षा में व्यवस्था की गई है। यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं हम विद्यालय की। विद्यालय, विद्यालय क्या होता है भाई, अभी विद्यालय की प्रभावशीलता की बात चल रही है ना, तो विद्यालय में कहते हैं 2-4 पॉइंट हैं, उसके माध्यम से हम सीखते हैं। विद्यालय में औपचारिक शिक्षा, इस विद्यालय में क्या होता है, विद्यालय में औपचारिक शिक्षा का विधान किया गया है। औपचारिक
शिक्षा। विद्यालय में क्या किया गया है? औपचारिक शिक्षा का विधान किया गया है। किस प्रकार का? जो आप पढ़ते लिखते समझते, टीचर आपके प्रत्यक्ष सामने होता है। इस विद्यालय में आपका क्या किया जाता है? सर्वांगीण विकास की व्यवस्था की गई है। सर्वांगीण विकास, विद्यालय में आपके सर्वांगीण विकास की व्यवस्था की गई है। जैसे खेल कूद, अनुशासन, नैतिकता, व्यवहारिकता, ये आपके हर एक पहलू पर ध्यान देता है विद्यालय। और जिस पहलू में आप बहुत बेहतर से बेहतर होते हो उसका भी इसमें जिक्र किया जाता है। आप पढ़ने में बहुत तेज हो तो आपके मार्क बहुत अच्छे मिलते हैं। आपका अनुशासन व्यवहारात्मक संबंधित कार्य होते हैं तो आप समाज में जाके उस तरह के लीडरशिप आप कर सकते हो। तो ये विद्यालय क्या करता है? आपके सर्वांगीण विकास की बात करता है विद्यालय। और क्या करता है? प्रजातांत्रिक शिक्षा का विधान करता है। विद्यालय क्या करता है? प्रजातांत्रिक मतलब किसी भी धर्म, कास्ट, धर्म, जात के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि तुमको बोलने का अधिकार है, तुमको एडमिशन लेने का अधिकार है, तुमको एडमिशन लेने का नहीं अधिकार है। यानी हम एक प्रजातांत्रिक रूप से उस विद्यालय में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी सारे वर्ग के विद्यार्थी उसमें एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं एक सामान्य बच्चों की तरह, और अपनी कक्षा के बारे में सब कुछ जैसे एक सामान्य विद्यालय के अंतर्गत होता है वो सारे सामान्य विद्यालय के अंतर्गत आप पढ़ाई कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। ये प्रजातांत्रिक शिक्षा है। यानी आप आराम से जिस तरह से चाहें आप उस तरह की शिक्षा ले सकते हैं। इसके मूल्य ध्यान दीजिएगा। ये सब मूल्य में ये दो बातें कहता है। ये कहता है, एक पहला, इसमें नैतिकता का आचरण आता है भाई, नैतिकता का कार्य आता है। नैतिकता बहुत सारी चीज़ें हम समाज में रहते हैं, अपनी अपनी भाषा में बोलते हो वगैरह हैं, लेकिन जैसे विद्यालय में जाते हैं तो विद्यालय हमारे शब्दों के व्यवहारों का परिमार्जन करता है और उस परिमार्जन के माध्यम से हम अपने व्यवहारों में परिवर्तन लाते हैं और हम एक नैतिक रूप से विद्यालय में निकलते हैं। और उसी नैतिक रूप से निकलने के अंतर्गत हमारे अंदर बहुत सारी मानवीय गुण, यानी मानवीयता। पहले हम बहुत झगड़ा वगैरह करते थे, बहुत घूमते थे, बहुत इधर उधर की बातें करते थे, लेकिन जैसे विद्यालय गए एक टाइम हमारे लिए निश्चित हो गया, एक समय निश्चित हो गया, एक टीचर निश्चित हो गया और बहुत सारी चीज़ों को बताना शुरू किया। तो हम तो ये सोचने लगे कि ये इसके पहले जो हम कर रहे थे ये सारी फालतू चीज़ें थी। अरे यार, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें हैं और इसको पढ़ने से हम इतने बड़े अच्छे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम बड़े अधिकारी बन सकते हैं, बड़े लीडर बन सकते हैं, बड़े कार्य कर सकते हैं, बहुत कुछ काम कर सकते हैं। किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। तो ये हमारे अंदर मानवीयता के भी गुण आ जाते हैं। किसके माध्यम से? जो इसके विद्यालय के जो मूल्य होते हैं। तो ये क्या करता है? सबसे पहले विद्यालय क्या करता है भाई? सर्वांगीण विकास कर रहा, सर्वांगीण विकास किया। सर्वांगीण विकास होने के बाद क्या होता है? सर्वांगीण, अगर किसी विद्यालय के माध्यम से किसी का जब सर्वांगीण विकास हो गया तो उससे क्या होगा? सभ्य समाज का निर्माण होगा। क्या होगा? सभ्य समाज का निर्माण। सभ्य समाज का निर्माण होता है। अगर सभ्य समाज का निर्माण होगा तो राष्ट्र क्या करेगा? अगर सभ्य समाज का अगर शिक्षा लिया, उसका सर्वांगीण विकास हो गया, सर्वांगीण जब विकास हो जाता है तो वो क्या करता है? एक सभ्य समाज का निर्माण करता है। और सभ्य समाज का जब निर्माण वो कर लेगा तो वो राष्ट्र के लिए भी कुछ ना कुछ करेगा ही। तो उन्नतशील राष्ट्र बनाएगा, यानी राष्ट्र की उन्नति में वो अपना विशेष योगदान देगा। उन्नतशील राष्ट्र का निर्माण कह सकते हैं। यानी किसी न किसी तरीके से एक विद्यालय के देखिए कितनी अहम भूमिका होती है किसी चीज़ का। विद्यालय आपको औपचारिक शिक्षा का विधान कर रहा है, सर्वांगीण विकास प्रदान कर रहा है, प्रजातांत्रिक कार्य कर रहा है कि सारे लोग पढ़ें, सब बढ़ें, एक मूल्य पैदा कर रहा है जो नैतिकता और मानवीयता के गुण आपके अंदर समाहित कर रहा है। और इसी विद्यालय के अंतर्गत आप सर्वांगीण जब विकास कर लेते हैं तो एक सभ्य समाज का निर्माण होता है। और सभ्य समाज का जब निर्माण हो जाता है तो उन्नतशील एक राष्ट्र के महत्वपूर्ण आप योगदान देते हैं। ये सारी चीज़ें क्लियर? किसी को कोई कन्फ्यूजन इसमें? ये एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए, आपको आसानी हो जाएगी लिखने में। अगर नोट्स न बनाए हों तो बिल्कुल आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक। अब बात करते हैं हम
कि आरटीई 2009 जो था वो आदर्श विद्यालय की किस प्रकार की स्थापना करता है। राइट टू एजुकेशन, RTE, राइट टू एजुकेशन इसका फुल फॉर्म है। और सन 2009 में इसका विधान किया गया। अब बात करते हैं कि ये जब विधान किया गया तो ये पूछता है कि आदर्श विद्यालय किस प्रकार का हो। पूछता है ये RTE एक्ट, आदर्श विद्यालय किस प्रकार का हो, किस प्रकार का हो। अब एक एक पॉइंट हम देखते चलते हैं कि आदर्श जो विद्यालय होते हैं, मॉडल विद्यालय होते हैं, वो किस तरह के होते हैं। एक सबसे पहले एक डायग्राम बना लीजिए, उससे आपको और आसानी होगा समझने में। ये समझ लीजिए विद्यालय है, विद्यालय हो गया, ये विद्यालय है, ठीक। अब ये विद्यालय के अंतर्गत यहाँ हम लिख दे रहे हैं, जिससे आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहें तो आपको दिखे कि ये विद्यालय ही था, ठीक। तो विद्यालय में सबसे पहले RTE एक्ट 2009 के अंतर्गत क्या कहा गया। तो सबसे पहले ये कहा गया कि कोई भी विद्यालय होगा तो वो चार दीवारी यानी बाउंड्री वॉल के, चार दीवारी के अंदर होगा। चार दीवारी के अंदर यानी ये विद्यालय जो है ना, ऐसे बाउंड्री वॉल के अंतर्गत होगा, यानी कह सकते हैं बाउंड्री वॉल, चार दीवारी, चार दीवारी, चार दीवारी से चारों ओर से विद्यालय को लॉक किया गया। एक गेट भी लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि विद्यालय जाएंगे कैसे, आप चाहें तो जहाँ से जिस तरह की सुविधा होती है उधर से गेट लगा लेते हैं, लेकिन गेट भी तो चार दीवारी का ही काम करता है, खुलता है और फिर बंद हो जाता है। तो इसलिए इसको चार दीवारी इस तरह से बना दिए गए विद्यालय है, और चारों तरफ से चार दीवारी का। चार दीवारी के इसमें क्या भूमिका रही, इसमें कहा गया कि विद्यालय के अंदर क्या हो रहा है, किस तरह से पढ़ाई हो रही है, किस तरह से समझाया जा रहा है, और एक तरह का वातावरण बनाया जाए पढ़ाने के लिए, जिससे बालक सिर्फ विद्यालय के अंतर्गत ही यानी अंदर ही सिर्फ देखें, समझे, सुने। बाहर के वातावरण में क्या हो रहा है, कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग जा रहे हैं, ये इससे कोई मतलब ना हो। और बाउंड्री वॉल इतनी ऊंची हो कि जिससे बालक, चाहे हम चाहे कोई और, बाउंड्री वॉल से विद्यालय के अंदर क्या हो रहा है, किस तरह की पढ़ाई हो रही है, किस तरह के लोग हैं, ये बिल्कुल ना पता चले। क्योंकि हम एक ऐसे शिक्षा का वातावरण देना चाहते हैं बाउंड्री वॉल के अंदर कि जिससे बालक को लगे कि यहाँ सिर्फ पढ़ाई होती है, बाहर क्या हो रहा है, लोग झगड़ा कर रहे हैं, बाहर बाइक से घूम रहे हैं, गेट के बाहर से जा रहे हैं। भाई गांव में स्कूल खुले हैं, परिषदीय विद्यालय जितने खुले हैं, तो उसमें इस तरह के बहुत सारे लोग आते जाते रहते, तो बालक क्या करते हैं, उसकी मम्मी जा रही हो, बालक जा रहा हो, विद्यालय के अंदर है, तब तक उसकी मम्मी जा रही हो, बाउंड्री वॉल ना लगा हो, अपनी मम्मी को देख लिया, उधर से दौड़ते दौड़ते भाग के चला आया कि मम्मी 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 हम भी साथ में चलेंगे। अब उसकी मम्मी कहीं जरूरी काम से जा रही हैं और बेचारा भाग के चला आया, अब कहा नहीं पढ़ेंगे, साथ में चलेंगे। तो अगर इस तरह बाउंड्री वॉल लगा होता तो वो अब उसकी मम्मी जा रही होती तो वो ये देख ही नहीं पाता कि क्या हो रहा है। वो मम्मी जा रही थी, वो देख ही नहीं पाता, यानी वो उसका सारा का सारा मन विद्यालय के अंदर, पढ़ाई के अंदर लगा होता है। इसीलिए ये चार दीवारी की बात RTE एक्ट सन 2009 के अंतर्गत कही गई। इससे कहीं भी नहीं पता चलता है कि बाहर क्या हो रहा है और अंदर क्या हो रहा है, और अंदर क्या हो रहा है, शैक्षिक वातावरण का ही निर्माण हो रहा है, ठीक। और क्या कहा गया, एक खेल का मैदान हो भाई, बच्चों को खेल का मैदान, खेल का मैदान, भाई बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड होना चाहिए ना,
जिससे खेलें। तो अब तो प्लेवे की उसमें व्यवस्था है, देखिए कितनी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। उसमें झूले की व्यवस्था की गई है, उसमें चढ़ के जो बच्चे उसमें से सरक जाते हैं वो व्यवस्था की गई है। एक गोल गोल झूले की व्यवस्था की गई है। मतलब इतना बढ़िया उसको बनाया गया है बाउंड्री वॉल के अंतर्गत कि वो कार्य आराम से बच्चे कर रहे हैं, जिससे वो खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो समझ रहे हैं। ठीक, तो इसीलिए खेल के मैदान की व्यवस्था भी आरटीए कहता है कि बच्चों के लिए होनी चाहिए, वो भी बाउंड्री वॉल के अंदर होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या कहता है भाई? एमडीएम, मिड डे मील, मिड डे मील की व्यवस्था, मिड डे मील की व्यवस्था की गई है भाई। क्यों मिड डे मील की व्यवस्था की गई है? 15 अगस्त 1995 से मिड डे मील की व्यवस्था की गई है। तो मिड डे मील बनाया जाए जिससे बच्चों को पोषण भोजन मिल सके और बच्चे खाने के प्रति और खाने के साथ भूख भी लगे तो आराम से खा के आराम से पढ़ सकें। यानी एक तरह से विद्यालय में नामांकन की व्यवस्था के लिए मिड डे मील की व्यवस्था की गई कि एक लालच में ही बच्चे आए पढ़ने कि वहाँ पर रोज़ खाना मिलता है, तो उसी लालच में आए पढ़ने, लेकिन आए तो वो मिड डे मील की व्यवस्था की गई। एक बार प्रश्न पूछ दिया कि मिड डे मील की व्यवस्था क्यों की गई, तो आप कहें कि नामांकन की व्यवस्था करने के, यानी नामांकन को और प्रभावशाली बनाने के लिए। ठीक, तो मिड डे मील के लिए उसने कहा कि एक भवन होना चाहिए, एक अलग से भवन होना चाहिए मिड डे मील के लिए। ये नहीं कि मिड डे मील बन रहा है ग्राउंड में ही बन रहा है फिर उसे चट्टे से तोप दिया जा रहा है, नहीं, उसके लिए उस कंपाउंड के अंदर एक अलग से भवन होगा। आप लोग देखे होंगे एक अलग से भवन होता ही है मिड डे मील के लिए। आज मिड डे मील का नाम बदल दिया गया है, पीएम पोषण योजना रख दिया गया है, पीएम पोषण योजना, ये नाम रख दिया गया है। तो आज मिड डे मील का नाम अगर पूछ दे कि क्या रखा गया है, तो नया नाम यही रखा गया है, पीएम पोषण योजना रख दिया गया है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। इसका कहता है कि जब भी आरटीई काम करेगा तो भाई पढ़ने के लिए किताबें होनी चाहिए। और किताबें कहाँ होनी चाहिए? पुस्तकालय में, यानी एक पुस्तकालय की व्यवस्था हो। पुस्तकालय में किस अच्छी अच्छी किताबें रखी जाएं, मैगजीन रखे जाएं, खेल कहानियों वाली किताबें रखी जाएं, नैतिक शिक्षा वाली रखी जाएं किताबें, और आपके दैनिक समाचार पत्र भी उसके साथ रोज वहाँ आते रहें, जिससे हम समाज के साथ क्या हो रहा है, किस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं और क्या क्या नए तरीके से लोग पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं पेपरों के माध्यम से, हम उसको रोज के रोज जान सकें। तो हमारे लिए जो विद्यालय है ये, इसके अंतर्गत एक पुस्तकालय की भी व्यवस्था की जाए और उसमें तमाम शिक्षण से संबंधित, मनोरंजन से संबंधित, मनोरंजन का मतलब ये नहीं कि बहुत अलग अलग किताबें, जो ज्ञानदायी हों, बच्चे पढ़ें, उस ज्ञान, उस कहानी से कुछ ना कुछ अर्थ निकले और कहानी से कुछ समझे। जैसे नैतिक शिक्षा की कहानियाँ हैं, आप समझते हैं, इंटरेस्ट आता है पढ़ने में और लास्ट में आपको कुछ ना कुछ उससे मिलता है कि क्या काम करना सही है और क्या काम करना गलत है। तो इस तरह की किताबें क्या रखी जाएँ? पुस्तकालय में रखी जाए। सह भंडारण, अगला कहता है सह भंडारण की व्यवस्था की जाए। सब भंडारण की व्यवस्था किस लिए की जाए भाई? जो आपके मिड डे मील के भोजन आता, अनाज वगैरह आता है, उसके लिए हमको अनाज रखने के लिए एक अलग से रूम बनाया जाए। इस कंपाउंड के अंदर ही सब कुछ, ये नहीं कि कहीं अलग, इस कंपाउंड के अंदर ही, चहारदीवारी के अंदर ही ये सारे काम होने हैं। जितना भी मैं लिख रहा हूँ, ये सारे के सारे काम एक कंपाउंड के अंदर, यानी एक बाउंड्री वॉल के अंदर ही वो सारी, यानी सह भंडारण की व्यवस्था की जाए उसी के अंतर्गत। ये कहता है एक प्रधानाध्यापक कक्ष की व्यवस्था की जाए, एक अलग से, जिसमें प्रधानाध्यापक बैठते हैं, उसके लिए अलग से कक्ष की व्यवस्था की जाए। वो अपनी एक अलग रूम में जाके बैठें। और सहायक अध्यापकों के लिए अलग से कक्ष की व्यवस्था की जाए, जिसमें सहायक अध्यापक अलग बैठें, जो अन्य टीचर होते हैं वो अलग बैठें और प्रधानाचार्य जी अलग बैठें। और हमको क्या करना है, इनके लिए ये सारी चीज़ें चल रही हैं विद्यालय के अंतर्गत। और कह रहा है कि कम, अगर 1 से 5 तक विद्यालय है, अगर 1 से 5 तक विद्यालय है, अगर ये विद्यालय 1 से 5 है, तो कम से कम
5 रूम की पढ़ाई वाला, कम से कम 5 रूम पढ़ाई वाले व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कहता है कमरा कम से कम 5 हो। कमरा कितना हो? कम से कम 5 हो। किसके लिए? अगर कक्षा 1 से 5 तक विद्यालय, 1 से 5 तक, कक्षा 1 से अगर 5 तक है तो कम से कम 5 कक्षा। अगर यहीं 6, 7, 8 होता है, 6, 7 और 8 होता है तो 3 कमरे अलग से, 3 कमरे अलग से, यानी 3 कमरे अलग से होने चाहिए। अगर संयुक्त 1 से 8 तक विद्यालय है, एक ही साथ, एक ही बाउंड्री वाल के अंतर्गत, तो 5 रूम हो। और 6, 7, 8 है तो 6, 7, 8 के लिए भी अलग कमरे की व्यवस्था की जाए, जिससे विद्यार्थी जो हों वो अलग अलग रूम में बैठ सकें। अब इनके शिक्षक का अनुपात कहता है कि प्राथमिक के लिए, पीआरटी के लिए कितने हों, पीआरटी के लिए कितने शिक्षक हों, कितने विद्यार्थियों पे। तो ये कहता है 30 विद्यार्थियों पे 1 शिक्षक, 30 विद्यार्थियों पे 1। और जो जूनियर है, जो जूनियर है उसके लिए 35 पे 1। इस तरह की व्यवस्थाएं की जाएं शिक्षकों की। आरटीएन की ये विद्यालय इस तरह से मॉडिफिकेशन करके चलता रहे। अब ये कहता है इस विद्यालय में एक शौचालय की व्यवस्था हो। ये शौचालय एक लड़कों के लिए, एक लड़कियों के लिए। ये नहीं कि शौचालय की व्यवस्था एक ही हो, लड़कों के लिए अलग ना हो, लड़कियों के लिए अलग ना हो। यानी अलग अलग शौचालय की व्यवस्था हो, लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था हो इसी के अंतर्गत। तो ये सारी चीज़ें थी आरटी एक्ट के अंतर्गत। बहुत सारी चीज़ें हैं कि कितने घंटे पढ़ाया जाए, कितने वार्षिक डे रखे गए हैं, तो 220 दिन रखे गए हैं, ऐसे वर्किंग डे ऐसे रख लिया गया है। तो वो सारी चीज़ें हैं कि किस किस तरह से। लेकिन महत्वपूर्ण जो आपकी आरटी एक्ट के अंतर्गत है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी तो आपने घंटे याद कर लिए हैं, टीचरों को याद कर लिया कि कितने टीचर आपके मिल रहे हैं किसके अंतर्गत। अब बात करते हैं कि जो विद्यालय की प्रभावशीलता है उसमें मनोविज्ञान का क्या योगदान है। यानी ये चीज़ें हो गई, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तब बात करते हैं मनोविज्ञान की क्या भूमिका है विद्यालय प्रभावशीलता में। मनोविज्ञान का भी तो भूमिका होगा। बिना मनोविज्ञान के ज्ञान का विद्यालय चल सकता है? तो विद्यालय प्रभावशीलता में मनोविज्ञान की भूमिका। भाई क्या क्या भूमिका है एक एक करके हम जान लेते हैं। भाई किस तरह की भूमिका होती है मनोविज्ञान की। तो इसमें कहा जाता है सबसे पहले विद्यालय प्रभावशीलता में मनोविज्ञान की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले ये कहता है कि सबसे पहले बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए? बाल केंद्रित। तो विद्यालय में जो हो प्रभावशीलता के अंतर्गत सबसे पहले क्या बता दिया गया? बाल केंद्रित शिक्षा हो। क्या हो? बाल केंद्रित, यानी बालकों के लिए ही वो शिक्षा का विधान किया गया हो, न कि शिक्षकों के लिए। बालक अगर सीखना चाहता है तो बालक को ही तो सिखाया जाएगा कि किसी और को सिखाया जाएगा। यानी शिक्षक का काम क्या होगा? सिर्फ सिखाने का होगा और बालक का क्या काम होगा? सीखने का। तो बालक को विभिन्न विधियों से, विभिन्न तरीकों से, विभिन्न शिक्षण कौशलों से सिखाया जाएगा, जिसके माध्यम से हमको क्या करना होगा? बाल केंद्रित शिक्षा का विधान किया जाएगा। और कहा जाता है कि दूसरे पॉइंट में मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियां,
मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियां। उस विद्यालय में हम क्या करेंगे भाई, विद्यालय को और इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं और प्रभावित कैसे कर सकते हैं। जो मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियां हैं, पढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, सरल से कठिन, ज्ञान की उपयोगिता, कहते हैं ना ज्ञात से अज्ञात, बहुत सारे शिक्षण विधियां हैं। उन शिक्षण विधियों का प्रयोग करके जो मनोविज्ञान के अंतर्गत निर्माण किया गया है, सरल से जटिल, सूक्ष्म से स्थूल कहा जाता है ना, तो ये सारी चीज़ें शिक्षण विधियों का हम प्रयोग करते हैं और विद्यालय के शिक्षण कौशल को और बढ़िया से बढ़िया बनाते हैं। अगला कहा जाता है कि करके सीखना। मनोविज्ञान क्या कहता है, करके सीखना, निरीक्षण करना, निरीक्षण करके सीखना। यानी कुछ कार्य क्या करेंगे, हम खुद करेंगे, खुद काम को करेंगे और खुद काम करेंगे, सीखेंगे। जैसे हमने बता दिया कि पेन को ऐसे पकड़ा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, तो बालक अभी तक पेन पकड़ा नहीं है, लेकिन जैसे वो पेन को पकड़ता है तो हम बताते हैं बेटा ऐसे नहीं, पेन को ठीक से पकड़ो और ऐसे लिखो। तो शब्दों को थोड़ा सा गलत लिखता है तो हम फिर उसको कहते हैं ऐसे नहीं ऐसे बनाओ। तो बालक क्या कर रहा है, हम बता रहे हैं और वो करके सीख रहा है। निरीक्षण करके भी सीख रहा है भाई, निरीक्षण करके, जैसे हम बता रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं ऐसे क, तो वो क्या कर रहा है, वो भी पहले गोला बनाइए, एक डंडी खींचिए, फिर ऐसे करके बनाइए, फिर ऊपर ऐसे लगाइए एक डंडी, तो क्या होगा, क शब्द का निर्माण होगा। तो वो निरीक्षण करता है, वो देखता है, उसको चीज को समझता है और फिर करता है कि अच्छा ठीक है, हम कहते हैं एक बार आप भी करो। तो बालक क्या कर रहा है, करके सीख रहा है। ठीक, अब कहते हैं अगला पॉइंट, अभिभावक, अभिभावक व शिक्षक के बीच मधुर संबंध। मधुर, शिक्षक और अभिभावक के बीच क्या हो, एक मधुर संबंध हो। यानी ऐसा ना हो कि हम अपनी समस्या को लेके जाएं, हेडमास्टर साहब डांट दें, यानी शिक्षक सोचें कि अगर हम बालक को कुछ समझाते हैं तो इसके घर वाले हमको कुछ कह दें। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमको पेरेंट्स टीचर मीटिंग की व्यवस्था करनी होगी। और पेरेंट्स टीचर मीटिंग की जब व्यवस्थाएं होती है तो हम दोनों की जो समस्याएं होती हैं, हम वहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से, एक व्यवस्था के माध्यम से बालक की जो समस्याएं होती हैं, हम बालक की समस्याओं को हम आपसी तालमेल के माध्यम से, यानी अभिभावक अपनी बात बताता है कि बालक मेरा घर पे जाने के बाद ऐसे घूमता है, और हम शिक्षक बताते हैं कि बालक को मैं बार बार समझा रहा हूँ, लेकिन देखिए एक पता नहीं क्यों इस कारण से नहीं सीख पा रहा है। तो क्या कारण, तो दोनों लोग जब आपस में बात करते हैं तो उनके बीच एक इंटरेक्शन होता है, और इंटरेक्शन क्या होता है, एक मधुर संबंध के रूप में उभर के सामने जब आता है, तो बालक का क्या होगा, सर्वांगीण विकास होगा ही होगा। ठीक, इसमें कहा जाता है कि बालक और शिक्षक के बीच, बालक और शिक्षक के बीच अंतःक्रिया, अंतःक्रिया बालक और शिक्षक के बीच क्या होनी चाहिए, अंतःक्रिया की बात कही गई है। यानी बालक और शिक्षक के बीच जब बात हो तो अंतःक्रिया हो, तो बालक को प्रश्न पूछने की आज़ादी दी जाए। बालक जो भी कुछ कहता है उसको ध्यान से टीचर सुने और उसकी बात को देखे कि कह क्या रहा है, क्या समझा रहा है, क्या बताना चाह रहा है, क्या बताने में असमर्थ है। वो सारी चीज़ें किसके बीच से, जब शिक्षक और बालक के बीच अंतःक्रिया होगी, इंटरेक्शन होगा, जैसे प्रत्यक्ष कक्षा में होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, सर्वांगीण विकास की बात होगी। अगर और भी कोई समस्या आती है तो क्रियात्मक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान की बात कही गई है। यानी बालक रोज कोई ना कोई समस्या
किसी न किसी प्रकार की रोज समस्याएं होती हैं, और शिक्षक को क्या होना चाहिए, क्रियात्मक अनुसंधान का ज्ञान होना चाहिए। यानी क्रियात्मक अनुसंधान में होता क्या है, रोज रोज नई समस्याओं को तत्काल उसी क्षण दूर कर देना ही क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। यानी आपको पहले से समस्या पता नहीं होती है, लेकिन जैसे ही अचानक आपके सामने समस्या आती है और उस समस्या का आप तत्कालीन निदान करते हैं, वही क्रियात्मक अनुसंधान होता है। आपको कोई समस्या के बारे में कोई आइडिया नहीं रहता है, लेकिन हाँ, आपको उसी क्षण उस समस्या को हल करना होता है। और उस समस्या को कैसे हल करते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत उस समस्या को हल करते हैं। जो समस्या होगी, समस्या का निदान वैज्ञानिक ढंग से करेंगे। वैज्ञानिक ढंग, जो समस्या है हमारे पास, उस समस्या का निदान कैसे करना है, वैज्ञानिक ढंग से। वैज्ञानिक ढंग का मतलब ये कि हम किसी समस्या को इस प्रकार से दूर करें कि वो समस्या भविष्य में आए ही ना, एक व्यवस्थित तरीके से और अस्थायी तरीके से, जिससे वो समस्या भविष्य में आने की कोई संभावना ना रहे। इस तरह के समस्या का हम निदान करते हैं। ठीक, और बात करते हैं 8वां, कहते हैं कि हमको उपचारात्मक तथा निदानात्मक शिक्षण कौशलों का प्रयोग करना चाहिए। उपचारात्मक व निदानात्मक, यानी हम इस कार्य को बच्चे को जानेंगे कि क्या इसके इलाज है, कोई समस्या है, किसी समस्या का किस तरह से उपचार हम करेंगे, क्या 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 वो समस्याएं हैं, किस तरह से हो रही हैं, क्या कारण है समस्या होने का। ये सारी समस्याओं को जानने के बाद हम उस समस्या का वैज्ञानिक ढंग से क्या करते हैं, निदान करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थीं, 8 के 8 पॉइंट आपके मनोवैज्ञानिक तरीकों से, इसकी तरीका जो है विद्यालय प्रभावशीलता में इसका महत्वपूर्ण स्थान है, और आपके सीटेट में ये कहीं न कहीं दिखने वाले हैं, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में दिखने वाला है। तो इसके लिए आप बिल्कुल इस क्लास को मिस ना करिएगा। अगर जो विद्यार्थी लेट से जुड़ते हैं, कोई बात नहीं, कोई काम रहा होगा, लेट से जुड़े, लेकिन वो क्लास को रिपीट के माध्यम से देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।